नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आयोग की कोलकाता की बैठक पूरी हो चुकी है और अब कर्मचारियों का डेटा जमा करने की जो समय सीमा वो 31 जुलाई 2026 तक जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी बीच एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस को लेकर बड़ी चर्चाएं जो है शुरू हो गई। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए इतना बढ़ जाएगा कि हर महीने करीब जो है 2 लाख रुपए मिलने लगेंगे। आखिर ये कैलकुलेशन कैसे की गई है और आम केंद्रीय कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं पूरी कहानी। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले 2 लाख रुपए प्रति महीना कैसे पहुंचेगा एचआरए, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बैंकों के लोन और एफडी की ब्याज दरों को लेकर क्या है नया अनुमान, इसको करेंगे डिकोड। और अंतिम में जो है पैतृक और विरासत में मिली कृषि भूमि यानी खेती की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले का आप पर क्या असर होगा, इसकी भी करेंगे पड़ताल। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, अब तक जो हम लोग 8वें वेतन आयोग की चर्चा करते थे उसमें हम लोग फिटमेंट फैक्टर और तमाम तरह के भत्तों को लेकर बात किया जाता था। अब उसी भत्ते में से एक एलिमेंट निकला है जिसका नाम है एचआरए। एचआरए को लेकर एक स्टडी आई है सर, उसमें कहा गया है कि तमाम तरह की चीज़ें लिखी गई उसमें कि मान लीजिए लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के लोगों को कितनी जो है एचआरए मिलेगी। पहले तो एक खबर ये आ रही थी कि तमाम जितने भी कर्मचारी संगठन है वो मांग कर रहे थे कि जो अभी जो फिलहाल XYZ कैटेगरी के आसपास जो एचआरए मिलता है उसमें जो है बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि बड़ा नाकाफ़ी है। हम जो है अगर मेट्रो सिटीज़ में हमारी पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ पर अगर हम घर ढूंढने जाते हैं तो किराया जो है सुनकर वो लगता है कि ये तो आसमान पर है और मिलता है एचआरए बड़ा कम है। तो एक तो वो डिमांड थी कि इसको इंक्रीज़ किया जाए, और दूसरा कैलकुलेशन क्या है जिसके तहत जो है कहा जा रहा है कि 1.93 लाख रुपए जो है एचआरए पहुँच जाएगा। ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल देखिए विशाल, ऐसा है कि सैलरी हाइक को लेकर जितनी भी चर्चा और जितनी सरगर्मी है 8th पे कमीशन से जुड़ी हुई, उसमें ज़्यादातर फोकस इस बात पर है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर कितना रहेगा सर, कितनी सैलरी का जो मल्टीप्लायर है वो कितना सरकार बढ़ाने वाली है। और इसको लेकर अलग अलग अनुमान आए, जिसमें सबसे कंजर्वेटिव एस्टीमेट जो है वो 2 का रहा और उसके बाद 4.38 तक के जो मेमोरेंडम है उनमें डिमांड की गई। 2.57 की भी बात की गई और 3.83 की भी बात की गई। तो जो तमाम जो फिटमेंट फैक्टर हैं वो सीधे तौर पर आपकी बेसिक सैलरी को बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे। लेकिन इस बात पर फोकस या इस बात की चर्चा कम है कि जब आपका सैलरी बढ़ेगी, जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसका असर आपके एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस पर किस तरह से पड़ेगा। और जो अब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो कुछ कैलकुलेशंस निकल कर आ रही हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो टॉप ग्रेड के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनका एचआरए तकरीबन 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। जो एग्जिस्टिंग एचआरए के जो नियम हैं, जो 30% एक्स सिटीज़ में, 20% वाई सिटीज़ में और 10% जेड सिटीज़ के लिए जो तय किया गया है जी। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये इतना 2 लाख के लगभग बैठेगा। अगर आप जो डिमांड की गई है 40% की जो डिमांड की गई एक्स सिटीज़ के लिए, अगर आप उसको देखेंगे तो एचआरए का कंपोनेंट ही हर महीने का 2.5 लाख रुपए के पार चला जाएगा, तकरीबन 2,56,000 रुपए पर महीने का पहुंच जाएगा विशाल। ओके, चलिए कुछ इन कैलकुलेशंस को जो है बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है जैसा कि सर ने बता दिया कि अभी कितना एचआरए मिल रहा है, तो एक्स कैटेगरी में 30%, वाई में 20, जेड में 10 और एनसीजेसीएम, एआईडीईएफ और एफएनपीओ की मांग है कि एक्स शहर में जो है वो 40% एचआरए दिया जाए, वाई में 35% और जेड में जो है 30% का एचआरए मिले। साथ ही क्या कहा जा रहा है कि एचआरए को जो है डीए से जोड़ दिया जाए, डीए बढ़ने पर एचआरए भी अपने आप बढ़ता रहे, ऐसा किया जाए। और इसके अलावा पेंशनर्स को भी जो है एचआरए का लाभ मिले। अब यानी और ये मांग भी तर्कसंगत जान पड़ती है कि जो आपका डियरनेस अलाउंस है या जो महंगाई भत्ता है वो सीधा सीधा आपके दरअसल जो आपके रहने का खर्च है, आपके एकोमोडेशन का खर्च है, उस पर भी असर डालता है। और ये मांग इस लिहाज से तर्कसंगत है कि आपका एचआरए भी आपके डीए के साथ दरअसल वो लिंक्ड होना चाहिए या जुड़ा होना चाहिए जी। और बड़े शहरों की अगर आप बात करेंगे, हर साल जितने भी लोग किराए पर रह रहे हैं, हर 11 महीने पर आपका रेंट एग्रीमेंट रिन्यू होता है। हर 11 महीने के बाद कम से कम 10% का आपका किराया बढ़ता है। और कई जो कर्मचारी संगठन हैं उनकी ये मांग रही है कि साहब आप जो 30% के हिसाब से भी
जो किराए का पैसा देते हैं, जो सबसे छोटा कर्मचारी है जिसकी 18-19 हज़ार रुपये बेसिक सैलरी है, उसको जो किराए का पैसा मिलता है उससे कहीं ज़्यादा किराया, एक्चुअल किराया मेट्रो सिटीज़ में रहता है। तो ये गैप को भी यहाँ पर, चूँकि अब सारा का सारा मामला 8th पे कमीशन के हाथ में मौजूद है, इन तमाम जो विसंगतियाँ, बेसिकली मैं इसको मानता हूँ, जो विसंगतियाँ हैं इनको भी दूर किए जाने की विशाल ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए उस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो है 19,990 रुपये के आसपास है और अगर अभी दिल्ली में उसे लगभग जो है 5997 यानी 30% जो है HRA मिलता है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए कि 2 के आसपास का हुआ तो नई बेसिक सैलरी हो जाएगी 39,980, HRA होगा 11,994 के आसपास। अब चलिए सीधे चलते हैं लेवल 14 के अधिकारी का जो अनुमानित जो HRA है वो क्या होगा। मान लीजिए लेवल 14 के जो अधिकारी होंगे उनका जो मौजूदा बेसिक सैलरी होगा वो 1,44,200 के आसपास होगा। तो अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है सर तो HRA इनको मिलेगा 86,520 का। 2.57 का अगर फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है तो HRA सीधे बढ़कर 1,11,000 के आसपास होगा। अब जो लोग हमारे शो को देख रहे हैं बोलेंगे कि भाई आपने तो डेटा बताया 2 लाख का, तो उस डेटा को भी समझ लेते हैं। देखिए हालांकि वो डेटा है लेवल 18 के कर्मचारियों के लिए, यानी कैबिनेट सचिव के लेवल के अधिकारियों के लिए है। और उनको अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अगर HRA कैलकुलेट किया जाए तो वो 1.5 लाख के आसपास होगा, एक्स सिटीज़ का मैं बता रहा हूँ सर। और अगर 2.57 के आसपास का होगा तो वही आंकड़ा है जो 1,92,750 के आसपास बैठता है। तो सर 2 लाख के आसपास का HRA कैबिनेट सचिव के लेवल के अधिकारियों का। बिल्कुल, देखिए, और इसमें अब जो बात मैं कह रहा था, 19,000 जिसकी बेसिक सैलरी है या 18,000 जिसकी बेसिक सैलरी है, उसका जब आप एक बड़े शहर का, मेट्रो सिटी का अगर आप देखते हैं 30% तकरीबन 6,000 रुपये बैठता है। 6,000 रुपये से भी कम बैठता है। 6,000 में कहाँ घर मिलेगा? अब हाँ, अब आप 6,000 का घर अगर किसी व्यक्ति के का परिवार है, मान लीजिए पत्नी है या माँ बाप साथ में हैं या बच्चे हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिल्ली NCR का ही आप उदाहरण देख लीजिए, कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ किसी व्यक्ति को 6,000 रुपये में अपने परिवार के साथ रहने लायक एक एकोमोडेशन मिल सकता है किराए पर। तो ये एक बड़ी विसंगति है जिसको सरकार को अब इस मोर्चे पर, चूँकि 10 साल बाद आप इस पूरे के पूरे पे स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की प्रक्रिया में हैं, इसको बदले जाने की ज़रूरत है। और इसीलिए जब जो डिमांड की गई कि 40% का HRA आपका हो कम से कम, तो वहाँ ये चीज़ तर्कसंगत विशाल जान पड़ती है। और ये भी बात तर्कसंगत है कि इसको आपके महंगाई भत्ते के साथ क्लब किया जाए। ओके सर लेटेस्ट अपडेट भी अगर कुछ है तो बता दीजिए कि कोलकाता की जो मीटिंग है उसके बाद का भी तो जो शेड्यूल है मीटिंग का वो अभी आया नहीं है, लेकिन क्या कामकाज आगे बढ़ रहा है, डेटा आ रहे हैं सर? क्योंकि 31 जुलाई वाला भी जो डेडलाइन है वो भी बड़ा करीब है, 14 दिन के आसपास बस बचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, अब 31 जुलाई के बाद इस बात का पता चलेगा कि क्या 8th पे कमीशन के पास जो तमाम मंत्रालयों और विभागों की तरफ से जो आंकड़े आने हैं कर्मचारियों से जुड़े हुए, क्या वो उन तक पहुंचाए गए या पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। तो एक ये बड़ा इश्यू है जो आपको 31 तारीख के बाद हमको इसकी जानकारी मिलेगी, जब 8th पे कमीशन अपनी तरफ से कोई अधिसूचना या कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा। दूसरी बात मीटिंग्स के शेड्यूल की भी है। अभी तक कोई नया शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। क्या अगला शेड्यूल होगा इसका पता भी हो सकता है अगले 1-2 दिन में 8th पे कमीशन की तरफ से बताया जाए, या क्या यहाँ मीटिंगें अब इसके बाद और मीटिंग्स 8th पे कमीशन नहीं करेगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी रिपोर्ट को लेकर। जो तमाम जो सुझाव और जो बातचीत हुई है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखने का और उसके बाद फिर उसके आधार पर सिफारिशों को तैयार करने का विचार। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या अब सस्ता होने वाला है आपका होम लोन? क्या फिक्स डिपॉजिट यानी FD पर मिलने वाला ब्याज भी घटने वाला है? अगर आप लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं या FD में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। केयर एज की नई रिपोर्ट में ब्याज दरों को लेकर बड़ा अनुमान सामने आया है। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले महीने में जो है बैंकों के लोन और डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरें में धीरे धीरे जो है कमी आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्याज दरें क्यों घटेंगी, कितनी घट सकती हैं और इसका आपकी EMI, FD के रिटर्न और बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। आइए प्रवीण सर का रुख करते हैं और इस पूरी रिपोर्ट को, केयर एज वाली जो रिपोर्ट है सर, ये वही रिपोर्ट है सर जो लगातार हम लोग जो चर्चा करते रहते हैं कि जो क्रेडिट का जो डिमांड है, क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो 17.7% के आसपास तो है, लेकिन जो डिपॉजिट का ग्रोथ है वो थोड़ा थमा हुआ है, 12.2% के आसपास है। क्या उसी से जुड़ा हुआ है ये रिपोर्ट?
उससे जुड़ा हुआ इसको मान सकते हैं, लेकिन केयर एज की रिपोर्ट जो बता रही है वो एक थोड़ा सा चौंकाने वाली बात विशाल बता रही है जी। जहां एक तरफ इस बात के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में ब्याज दरें ऊपर जाएंगी, ब्याज महंगा होगा, वहाँ पर केयर एज की रिपोर्ट ये कहती है कि साहब आने वाला वक्त ऐसा होगा जहाँ पर ब्याज दरें निचले स्तर पर आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि ये बहुत एक शार्प करेक्शन नहीं होगा, बहुत स्लो या बहुत मॉडरेट एक गिरावट आपको ब्याज दरों में दिखाई दे सकती है। तो पहली बड़ी बात, एक लंबे वक्त बाद कोई एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि ब्याज दरें निचले लेवल पर आ सकती हैं, यानी यहाँ से नीचे जा सकती हैं, ऊपर जाने की बात नहीं कही गई। और ऐसे वक्त पर भी आई है जब अगले महीने की शुरुआत में ही रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने वाला, जहां पहले ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि आरबीआई रेट हाइक करे, लेकिन बाद में अब इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि हो सकता है आरबीआई अभी एक और पॉज ले, यहाँ पर रुके और देखे कि आर्थिक स्थितियाँ किस तरह से शक्ल ले रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि केयर एज की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बैंकों की जो फंडिंग कॉस्ट है वो दरअसल कुछ कम हुई है। पिछले 1.5-2 साल में बैंकों ने जो एफडीज हैं उन पर ब्याज दरें 7-8% की दी, बल्कि बहुत रिसेंटली आप देखेंगे वहाँ तक ब्याज दरें ऊंची बैंकों ने देना जारी रखा। और बात जो आपने कही कि साहब डिपॉजिट ग्रोथ के मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ कहीं ज़्यादा चल रही है, इसलिए बैंकों के सामने एक मुश्किल भरा वक्त था कि डिपॉजिट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो अब उस सिलसिले में बैंकों को एक राहत यहाँ मिली है कि बैंकों ने जो नए एफडी देना शुरू किया है वहाँ बैंक अब ऊंचे ब्याज नहीं दे रहे। तो बैंक अब जो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जब कॉस्ट ऑफ फंड बैंकों का कम हुआ है तो बैंकों के पास एक मौका ये हो सकता है कि वो अपने जो कर्ज की ब्याज दरें हैं उसमें भी एक मॉडरेट, एक हल्की सी गिरावट वहाँ पर भी लेकर आएँ। सीधे तौर पर इसका असर ये होगा, एक आम आदमी के लिए इन्वेस्टर्स को झटका लग सकता है, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो एफडी कराना चाहते हैं, जो बैंक में पैसा जमा कराना चाहते हैं, उनको आपके एफडी पर ब्याज कम मिलेगा या ऑफ़र कम किया जा सकता है। वहीं जो कर्जदार हैं, जो लोन ले रहे हैं या जिनके पास फ्लोटिंग रेट पर लोन है, उनको राहत मिल सकती है, उनका कर्ज का जो ईएमआई है वो कम हो सकता है थोड़ा। ओके सर, इस कहानी में जो है सरकारी बॉन्ड्स की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड पर जो है उस पर हर साल औसतन 6.8% से लेकर 6.9% के बीच रह सकती है। 10 ईयर जीसेक यील्ड की बात की जा रही है सर, और ये अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि ब्रेंट क्रूड की ऑयल की जो है उसकी औसत कीमत जो है $90 प्रति बैरल के आसपास रहे। सर एक दौर हम लोगों ने देखा था, कुछ हफ्ते पहले की बात थी कि जब ये वॉर वाला सिचुएशंस था उसके नीचे के लेवल तक आता हुआ देखा, यानी $71 प्रति बैरल के आसपास आया। लेकिन जो 21 दिन का जो युद्ध विराम जो समझिए जो टूट गया, उसके बाद तब धड़ाक से जो है 70 के आसपास का जो क्रूड ऑयल था वो 80 के आसपास गया, $85 तक पहुंचता हुआ दिखा। तो ये कहानी क्या है सर, जीसेक वाला मामला भी कुछ समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए एक तो क्रूड के दाम बढ़े इस लड़ाई के शुरू होने के बाद, लेकिन अब थोड़े स्थिर होते हुए क्रूड के दाम दिखाई दे रहे हैं विशाल। दूसरी बात, जहाँ तक जीसेक का सवाल है, जो यील्ड है वो यील्ड भी अब एक स्टेबल, जो ज़्यादा यील्ड है वो उतनी नहीं है, और एक स्टेबल यील्ड यहाँ पर बॉन्ड्स पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाने की जो अगर आप एक्टिविटी को देखेंगे तो ना सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड बल्कि आप कॉरपोरेट बॉन्ड को भी देख लीजिए, या जो दूसरे और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी अगर आप देखेंगे, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाने में की गतिविधि में भी तेज़ी आई है। तो ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि बैंक्स भी जो है वो बॉन्ड्स के जरिए पैसा आपका या कमर्शियल पेपर्स के जरिए पैसा जुटाने में तेज़ी ला रहे हैं, और इस वजह से कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़ा सा कम होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है बैंक। चलिए सर, अब बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही तो आरबीआई ने हाल फिलहाल में कौन कौन से बड़े कदम उठाए हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर FCNR
जो है डिपॉजिट को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोत्साहन दी गई है, पीएसयूज़ के लिए जो ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नियम जो आसान किए गए हैं, सरकारी बॉन्ड यानी जो जीसेक में निवेश के लिए जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट यानी एफआईआर का जो दायरा बढ़ाया गया है, या एफआईआईज और एफपीआईज के को जो है कुछ टैक्स में राहत देने की बात की जाएगी। क्या इन कदमों से सर भारत में विदेशी निवेश की जो तस्वीर अभी देखने को मिल रही है वो बदलेगी, या इन कदमों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल बदलना शुरू भी हो गई है बड़े पैमाने पर। जो विदेशी जो पूंजी है, डॉलर हैं बेसिकली, वो भारत में उनका इनफ्लो स्टार्ट हुआ है। माना ये जा रहा है कि तकरीबन $70 बिलियन तक का जो FCNR-B के जरिए जो डिपॉजिट्स हैं वो भारतीय बैंकों के पास आ सकते हैं, जो एक स्पेशल विंडो RBI ने बैंकों के लिए खोली है। लेकिन इसको लेकर एक कंसर्न भी कुछ एक्सपर्ट जता रहे हैं विशाल। वो ये कहा ये जा रहा है कि भले ये पूंजी अच्छी है और बड़े पैमाने पर देश में आ रही है, डॉलर्स देश में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार को सतर्क भी रहना होगा, रिजर्व बैंक को भी सतर्क इसलिए रहना होगा कि किसी मोर्चे पर अचानक अगर रिडेम्पशन का प्रेशर शुरू हुआ बैंकों पर इस पूंजी के साथ, तो यहाँ पर आपके लिए एक खतरा पैदा हो सकता है। तो एक अलर्ट की वार्निंग भी यहाँ पर कई एक्सपर्ट विचार दे रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि केयर एज वाली जो रिपोर्ट है सर, इसको क्या हम चिंताजनक माने या क्या ये ठीक है? चिंताजनक रिपोर्ट कतई नहीं है। ये एक आउटलुक मुझे लगता है पेश करती है कि आने वाले वक्त में इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्थितियां बन सकती हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने जो बोरोवर्स हैं, लोन लिए हुए हैं, उनके लिए क्या स्थितियां बन सकती हैं। जाहिर तौर पर बैंकों के संदर्भ में हमेशा ऐसा हुआ है कि अगर डिपॉजिटर्स को फ़ायदा होगा तो आपके बोरोवर्स को नुकसान होगा, अगर बोरोवर्स को फ़ायदा होगा, बिल्कुल एक दूसरे से उलट चलते हैं। हालांकि हाल के वक्त में ऐसा हमने देखा कि जहां लैंडिंग रेट्स कम रहे यानी उधारी सस्ती रही, जबकि एफडी पर या डिपॉजिट्स पर ब्याज ऊंचे रहे। तो ये एक अनोखी तस्वीर थी जो हमने कुछ वक्त पहले तक देखी। अब केयर एज की रिपोर्ट कहती है कि यही स्थिति अब दरअसल बदलने वाली है। अब डिपॉजिट्स के रेट कम होंगे और लैंडिंग के रेट भी कम होंगे। तो जो लोग एफडी कराना चाहते हैं उनके लिए आने वाला वक्त आपको कम रिटर्न वाला साबित हो सकता है। जो लोग लोन लिए बैठे हैं या लोन लेना चाहते हैं उनको अच्छा वक्त हो सकता है या उनको कम EMI देनी पड़ सकती है। चलिए सर, आपने जो अपने संबोधन में बात कही कि RBI की जो नेक्स्ट MPC है जो 6 या 7 अगस्त के आसपास है सर, उसमें तो रेट पॉज ही रहेगा, लेकिन सर एक और फैक्टर है जिस पर जो है ब्याज दरों की जो साइकिल वो डिपेंड होती है। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, RBI की जो MPC है US फेड को भी जो है ध्यान में रखते हुए जो है रहती है या बनाई जाती है। वॉर का लेटेस्ट अपडेट क्या है सर? US फेड जो है उनका क्या स्टांस हो सकता है? क्या हॉकिश स्टांस रहेगा? क्योंकि वहाँ भी MPC होगी। वॉर का जो लेटेस्ट अपडेट आप देख ही रहे, मारामारी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ अमेरिका का सिचुएशन क्या है, वहाँ क्या नेक्स्ट कदम हो सकता है और उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा इंडियन इकॉनमी पर? नहीं, देखिए अभी अमेरिका में भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ ब्याज दरें बढ़ने का कोई फैसला लिया जाएगा। और चूँकि पिछले जो फेड चेयर थे आपके जेरोम पावेल साहब, वो एक हॉकिश स्टैंस रखते थे, या ये मान लीजिए कि ट्रम्प से उलट उनकी राय थी और इसी वजह से दोनों के बीच में मतभेद थे। जो नए फेड केविन वॉर्स जो हैं वो संभवतः ट्रम्प की लाइन को टो कर सकते हैं और ऐसे में ट्रम्प कभी नहीं चाहेंगे कि इस दौर में ब्याज दरों को बढ़ाया जाए। तो इस वजह से हो सकता है कि जो अगली फेड की मीटिंग होगी उसमें ब्याज दरों पर को स्थिर रखा जाए। और मुझे लगता है कि मौजूदा हालात भी ऐसे हैं, भारत के संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे तो RBI इस बात का फैसला ले सकता है कि अभी देखो और इंतजार करो, वेट एंड वॉच की नीति पर RBI भी चल सकता है ब्याज दरों को लेकर। बहुत टफ सिचुएशन में ही RBI दरअसल रेट्स को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि रेट्स के बढ़ते ही इसका सीधा सीधा असर जो है वो ग्रोथ पर दिखाई विशाल दे सकता है। और सरकार नहीं चाहेगी, जब पहले से ये लग रहा है कि 6.3 या 6.4% की ग्रोथ मौजूदा फिस्कल में रह सकती है, जबकि पिछले फिस्कल को अगर आप देखेंगे तो 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट सरकार को मिली है। तो सरकार ऐसे वक्त पर ग्रोथ के साथ समझौता नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि RBI के सामने भी क्लियर एक इंडिकेशन ये है कि महंगाई पर भले 4.4% पर पहुंच गए और एक RBI का लेवल ब्रीच करती हुई महंगाई दिखाई दी है, रिटेल इन्फ्लेशन, लेकिन RBI फिर भी अभी इंतजार करेगा कि हो सकता है जो आपका खरीफ के सीजन की बुआई का पैटर्न रहता कैसा है।
अल नीनो को हम सब देख रहे हैं। अभी भी 16% के आसपास खरीफ सीजन की बुआई कमज़ोर है जी। मानसून भी कमज़ोर है, बुआई भी कमज़ोर है। लेकिन आरबीआई देखेगा कि जब 30 सितंबर तक, अगस्त के बाद एक महीना बाद और 30 सितंबर तक बुआई का एग्जैक्ट सिचुएशन सामने आएगी, क्योंकि देश में मानसून 30 सितंबर तक रहता है। बुआई का पैटर्न कैसा है, क्या क्रॉप अच्छी रह सकती है, अगर ऐसा हुआ तो सितंबर के बाद जब अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी या फेस्टिव सीजन के ठीक पहले होगी, हो सकता है वहाँ पर भी एक पॉज हमको नजर आए। विशाल, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अब आप अपनी जो है विरासत में मिली खेती की ज़मीन किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बेच पाएंगे? क्या आप परिवार के बाकी सदस्यों का हक सबसे पहले होगा? हिंदू परिवारों की पैतृक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसका असर देश के करोड़ों परिवारों और लाखों एकड़ कृषि भूमि पर पड़ सकता है। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर क्लास 1 उत्तराधिकारी अपनी विरासत में मिली खेती की जमीन का हिस्सा बेचना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने ही परिवार के दूसरे उत्तराधिकारियों को खरीदने का मौका देना होगा। आखिर क्या है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 22? कोर्ट ने यह फैसला क्यों सुनाया? इससे आपकी पैतृक संपत्ति के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी खबर जो है विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये लेवल 1 उत्तराधिकारी, लेवल 2 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस देश में 60% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो, एकड़ों एकड़ों ज़मीन हो, हर एक परिवार से अगर आप बात करिए तो 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा के आसपास का खेत है, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? हर परिवार के पास 10-20 हाँ, 25 बीघा खेती का होल्डिंग नहीं है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 एकड़ के आसपास है सर। होल्डिंग बहुत कम पर फैमिली देखें, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ी है उसने फ्रेगमेंटेशन हुई है, बिल्कुल उसने देश में खेती को की होल्डिंग को कम कर दिया है। जी। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बड़ा माइलस्टोन है विशाल इस संदर्भ में, क्योंकि ये फैसला बहुत लंबे वक्त से चले आ रहे हैं और बहुत लंबे वक्त में आगे भी आने वाले वक्त के जो लिटिगेशंस हैं उनका दरअसल दरवाज़ा बंद कर देता है जी। क्योंकि हिंदुओं की बड़ी आबादी है और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कह दिया है कि साहब, जब कृषि की ज़मीन भी है, आप अगर बेच रहे, पहले घर और जो इस तरह की जो संपत्ति थी उसके लिए जो आर्टिकल 22 जो है या जो एक्ट जो इसका धारा 22 है वो लागू होती थी, अब उसको खेती की ज़मीन के लिए भी कर दिया है। अब होता क्या था, इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में समझे तो हमको इसकी व्यापक स्थितियों का पता चलेगा। मान लीजिए एक परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों में जमीन का बंटवारा हुआ, 6 बीघा मान लीजिए जमीन थी, 2 बीघे जमीन का बंटवारा हुआ। 2 भाई 1 बहन है या तीनों भाई हैं, जैसे भी आप देख लीजिए। कोई एक भाई की 2 भाइयों से लड़ाई हो जाती है परिवार में, और ऐसा बड़े व्यापक तौर पर भारतीय परिवारों में मिलेगा जहां संपत्ति को लेकर विवाद आपको नजर आएंगे जी। उसमें आपकी चाहे अचल संपत्ति हो, चाहे चल संपत्ति हो, चाहे मकान का बंटवारा हो, चाहे खेत का बंटवारा हो। अब क्या है कि एक भाई को 2 भाइयों से रार हो गई, उसने कहा कि मैं जमीन बेच दूंगा अपने, मेरे हिस्से का जो खेत है। खेत दरअसल चकबंदी हो गई तो ज़्यादातर खेत अब एक साथ ही हो गए हैं। परिवारों के खेत चकबंदी के बाद बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई शहर पे हो जमीन, कोई बीच खेत में हो और कहीं और जगह हो। हाँ, तो वो जब अब एक जगह आ गए, अब क्या है कि जिस भाई की लड़ाई हो गई बाकी के 2 भाइयों से, वो कहेगा कि मैं अपनी जमीन थर्ड पार्टी को किसी को बेच दूंगा, जिसके साथ मान लो आपकी रंजिश चल रही है, बाकी के 2 भाइयों की रंजिश नहीं भी चल रही, लेकिन थर्ड पार्टी को बेच दूंगा मैं अपनी जमीन। और इस तरह से बदला लेने की भावना के तहत इस तरह की एक्टिविटीज आपको दिखाई देती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तय कर देगा कि आप जब जमीन बेचने जा रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी को बाद में बेच पाएंगे, पहले उसके आप अपने ही परिवार के सदस्यों से आपको उस पर ये तय करना होगा कि साहब, अगर आप ले रहे हैं तो फर्स्ट राइट ऑफ रिजेक्शन जो है वो फैमिली के पास आ जाएगा। और ऐसा कंपनियों के मामलों में भी होता है, जब आप खरीद फरोख्त करते हैं, कंपनियों में स्टेक खरीदते हैं, तो राइट ऑफ रिजेक्शन जो जिसे बोला जाता है कि आप जब मना कर देंगे तब दूसरे को स्टेक बेचा जाएगा। ऐसा कई क्लॉज बनाए जाते हैं। यही बात अब परिवारों की खेती की ज़मीन पर लागू होगी, जहाँ पे कि मान लो जो 2 भाई हैं वो अगर मना कर दें
कि भाई हमें नहीं खरीदना, अब तुम किसी तीसरे पार्टी को बेच सकते हो जी। तब तो ये सुनिश्चित कैसे होगा सर? इसमें भी तो एक रार की वाली बात होगी। नहीं, इसमें या एनओसी लेना होगा। अच्छा, एग्जैक्टली। इसमें लेकिन सर NOC इसका दुरुपयोग भी तो हो सकता है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी हम समझे कि मान लीजिए अगर किसी को जरूरी हो, मान लीजिए किसी की बेटी की शादी करनी हो, उसको बेचना हो एक पार्ट, और बाकी के 2 भाई कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि अदावत चल रहा है, वो ना चाहें, उनके काम में दखल अंदाजी करना चाहें, एनओसी ना लिखना चाहें, तब क्या होगा मामला? हाँ, ये भी इसका एक एस्पेक्ट है कि जहां पर कि 2 भाई अगर इस बात के लिए 2 लोग मिल जाएं, एक को सताने लगे, उसमें ये मान लीजिए एक बहन हो, बहन को ना देना चाहें 2 भाई। हाँ, ये इस चीज़ का भी एस्पेक्ट यहाँ हो सकता है कि 2 लोग या 2 लोग इकट्ठे हो जाएं और तीसरे को, या ये भी हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट में आपको दाम मिल रहा है 1 लाख रुपए बीघा, Exactly. और वो कहें कि हम तो 50,000 रुपए बीघे पे खरीदेंगे। आज अगर तुम नहीं दोगे तो एनओसी नहीं देंगे। हाँ, तो ये स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन बड़े तौर पर इससे मुझे लगता है कि ज़मीनों से जुड़े हुए जो विवाद हैं वो लिटिगेशन जो हैं वो उनको खत्म करने में मदद मिल सकती है। अब इस कहानी में जो चूंकि सुप्रीम कोर्ट वाला एंगल है, तो पहले पूरा मामला भी समझा देना बहुत ज़रूरी होता है सर। देखिए, ये मामला जो है महेंद्र और अन्य बनाम जो है पूरन सिंह का केस है। पिता की मृत्यु के बाद बेटों को जो है विरासत में खेती की ज़मीन मिली थी। कुछ भाइयों ने अपने हिस्से की ज़मीन जो है 28 दिसंबर 2011 को एक बाहरी महिला यानी श्रीमती पूनम को जो है बेच दी थी। परिवार के एक अन्य भाई ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत पहले उसे ज़मीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए था, जिस मामले पर जो है ये पूरा मामला आया सर। इसमें सिविल कोर्ट का भी एक जो है स्टेटमेंट है। सिविल कोर्ट ने भी कहा था कि धारा 22 जो है कृषि भूमि खेती की ज़मीन पर लागू नहीं होती, इसलिए परिवार के सदस्य की याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद पूरा ये मामला गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जिसको आपने बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। अब चूंकि मैंने ही ये प्रश्न उठाया था सर कि कौन जिस कहानी में जो है क्लास 1 उत्तराधिकारी हैं, तो देखिए इन लोगों को जो है क्लास 1 उत्तराधिकारी माना जाता है। बेटा, बेटी, पत्नी, माँ, यही वो लोग हैं जिन्हें जो है सीधे उस व्यक्ति विधवा भी है। अगर कोई बेटा है उसकी मौत हो जाती है और उसकी जो पत्नी है वो भी फिर क्लास 1 में आपके जो उत्तराधिकारी में गिनी जाएगी, जो बेटे की पत्नी है। अच्छा, ठीक है सर। चलिए, तो अब लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो लैंड रिफॉर्म्स में और क्या क्या करने की ज़रूरत है, और इसके हाल फिलहाल में हम लोगों ने मनी सेंट्रल में एक और कहानी की थी, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, तमाम तरह की मैपिंग, जियो टैगिंग की बात कही जा रही थी। उस सिलसिले में भी बात आगे बढ़ रही है, देश जो है आगे बढ़ रहा है लिटिगेशन को कम करने के मकसद से। हाँ बिल्कुल, उसमें आप ये समझिए कि डिजिटाइजेशन, सारे रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करना, उनको डिजिटल रिकॉर्ड रखना, रजिस्ट्री के डिजिटल रिकॉर्ड रखना, ये सब व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं। कई राज्यों में रजिस्ट्री को लेकर भी नियम बदले गए हैं, जहां पहले आपका जो रिकॉर्ड, जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया कि आपके जब तक सारे रिकॉर्ड आपके जांच लिए नहीं जाएंगे तब तक किसी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। किसके नाम ज़मीन है, क्या किसने कब खरीदी बेची, इस सब की जब तक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। तो सरकारें जो है बड़े लेवल पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की, वो जो ज़मीन से जुड़े आपके जो रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि सरकारों को या प्रशासन के लेवल पर अगर आप बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो प्रशासनिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जो अफसरों की दिक्कतें हैं, कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं, वो ज़मीन से जुड़े विवाद ही हैं। जितना अगर आप किसी अफसर के पास जाइए, वहाँ ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं वो नाली की विवाद है, मेड़ का विवाद है, वो किसी की ज़मीन चबूतरे पर कब्जा या खेत पर कब्जा, इसी तरह के विवाद आपको, किसी के दीवार बनाने का विवाद, कब्जा करने के बाद, यही विवाद पूरे के पूरे आपको कलेक्ट्री पर, कचहरी पर आपको दिखाई देते हैं। और देश में की भी बात कर लीजिए सर, 5.5 करोड़ से अधिक केस जो है अभी भी फिलहाल पेंडिंग है। अब देखिए उसका कब निपटारा होता है। और जैसा कि ज़मीन वाले मामले में सर पीढ़ी दर पीढ़ी उजड़ जाती है, दादाजी केस लड़ते रहते हैं, पोता उसके बाद जो है उसकी जो है गवाही देता फिरता रहता है, उसको पता चलता है कि हमें क्या फैसला हुआ। तो इस सब चीज़ों को भी जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चलिए प्रवीण सर, आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9।